हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अजय कुमार टीआर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। दोस्तों, जैसा कि हम बात कर रहे थे, अब तक हिस्ट्री का सेगमेंट चल रहा था। हमने वहाँ प्रागैतिहासिक काल की बात की थी, इंडस वैली पे बात कर ली है, ऋग वैदिक पे कर ली है। अब बात कर रहे हैं हम लेटर वैदिक पीरियड। तो ये सारी बातें करनी है हमको। हमने प्रागैतिहासिक काल पे बात कर ली, इंडस वैली पे कर ली है, ऋग्वैदिक पे कर ली है। अब हम बात करेंगे लेटर वैदिक पीरियड, यानी कि 1000 से 600 बीसी। यस, ये सब बात करेंगे। उसके बाद 600 बीसी यानी कि सेकेंड अर्बेनाइजेशन पे बात करेंगे। या महाजनपद काल के बारे में बात करेंगे। तो अभी बात कर लेते हैं लेटर वैदिक या उत्तर वैदिक काल की। उत्तर वैदिक काल की बात करेंगे, उनका समाज देखेंगे, उनका धर्म देखेंगे और उनकी राजनीतिक व्यवस्था देखेंगे और उनका देखेंगे धर्म, कला, साहित्य, यानी कि जो भी चीजें हैं सब कुछ देख लिया जाएगा। तो आइए देखते हैं उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल 1000 बीसी से 600 बीसी तक। तो आइए देखते हैं उत्तर वैदिक काल को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन में आई जटिलताओं द्वारा चित्रित किया जा सकता है। उत्तर वैदिक काल के दौरान का पूर्व की आर्यों का आर्यों का पूर्व की ओर पूर्व की ओर पूर्व की ओर क्रमिक विस्तार हुआ, क्योंकि उन्होंने उत्तर पश्चिम पंजाब से गंगा यमुना दोआब में दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश, जिसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश, कौशल और उत्तरी बिहार, विदेह दोनों शामिल हैं, की ओर विस्तार किया गया। उत्तर वैदिक आर्यों का सम और इसमें क्या है, थोड़ी सी बात और है कि और विस्तार हुआ। उत्तर वैदिक जो ग्रंथ हैं वो कुरु पंचाल क्षेत्र के विषय में बताते हैं, जो इंडो गंगा विभाजन और ऊपरी गंगा घाटी में आता है। इसके साथ ही सरस्वती व घृष्टावती नदियों और कुरु पंचाल, वाशस व उसी नार जनजातियों का भी उल्लेख मिलता है। मतलब क्या मिलता है इसमें, उसी नार नदियों का भी उल्लेख मिलता है, सरस्वती का भी उल्लेख मिलता है और घृष्टावती का भी उल्लेख मिलता है। ये उत्तर वैदिक पीरियड की बात हो रही है। और ये कुरु पंचाल, वासस व उसीनार जनजातियों का भी उल्लेख मिलता है। यहाँ पर कौन सी जनजातियां मिलती थी? अब कुरुक्षेत्र से संबंधित जो क्षेत्र है, कुरु और क्या, कुरुक्षेत्र में कुरु और पांडु, पंचाल, वासस व उसीनार जनजातियों का उल्लेख मिलता है। सरस्वती और कृष्णावती नदियां हैं।
और उत्तर वैदिक आर्यों का राजनीतिक जीवन देख लेते हैं। राजनीतिक संदर्भ में वैदिक काल की राजनीतिक संदर्भ में वैदिक काल की छोटी जनजातीय बस्तियों का स्थान तुलनात्मक रूप से शक्तिशाली राज्यों ने ले लिया था, जबकि शाही ताकत बढ़ गई थी। राष्ट्र शब्द की पहली बार संकल्पना कहाँ आई थी? वो उत्तर वैदिक काल में ही आई थी। इस काल राष्ट्र शब्द पहली बार इस काल में सामने आया। इस दौरान युद्ध गायों के लिए नहीं बल्कि भूखंडों, यानी कि अब क्या पहले जो वैदिक पीरियड था उसमें ज्यादातर युद्ध जो है गायों के लिए, या कह लीजिए कि सामान या चोरी जैसे गहनों के लिए या इन चीजों के लिए हो रहा था। लेकिन इस दौरान अब युद्ध हो रहे थे गायों गायों के लिए नहीं बल्कि भूखंडों यानी जमीनों के लिए होने लगा था, क्योंकि स्थायी निवास और खेती के लिए उन्हें अब जमीनों या भूखंडों की जरूरत थी। पूर्व वैदिक काल मुख्य रूप से ग्रामीण समाज था। अब यह कृषि प्रधान समाज बन गया था। पूर्व वैदिक काल मतलब हम बात कर रहे हैं ऋग्वैदिक काल की, या उससे पहले के बात करें तब भी वो सब ग्रामीण समाज था, और अब ये कृषि प्रधान समाज बन गया था। शासक जनजातियां ग्रामीण जनता के बल पर शक्तिशाली हो रहे थे और पुरोहितों को उदारता पूर्वक पुरस्कृत करते थे और उनकी सत्ता बनाए रखने में मदद करते थे। उदाहरण के तौर पर ऐत्रेय ब्राह्मण इंगित करता है कि राजा को अपना अभिषेक करने वाले ब्राह्मण को 1000 सोने के टुकड़े और पशु प्रदान करने होते थे। यानी दान में वो 1000 सोने के टुकड़े या पशु प्रदान किए जाते थे उनको, ब्राह्मणों को। अगर राजा का राज्याभिषेक हो रहा है, या किसी युवराज का, राजा का नहीं बल्कि युवराज का राज्याभिषेक होता है, तो वो अगर हो रहा है तो 1000 सोने के टुकड़े दें। गाय भैंस या जो भी उस समय जो भी पशु थे वो दान में देने होते थे। राजा को विभिन्न नामों से संबोधित किया जाता था। उदाहरण के तौर पर उसे उत्तरी क्षेत्रों में विराट, पूर्वी क्षेत्रों में सम्राट, जबकि पश्चिमी क्षेत्र में व दक्षिणी क्षेत्र में क्रमशः स्वराट और भोज कहा जाता था, और मध्य के क्षेत्र में राजा भी कहा जाता था। जैसे पूर्वी सम्राट, पश्चिमी संवृत, उत्तरी विराट और पश्चिमी दक्षिणी भोज। प्राय राजा क्षत्रिय होता था और राजा का पद लगभग वंशानुगत होता था। आप देखेंगे जब बात करने लगेंगे हम, तब देख रहे होंगे कि जो है ऋग्वैदिक काल में जो है वंशानुगत नहीं था, बल्कि वहां पर लोगों के द्वारा चुना जाता था वहां का राजा। मतलब वहां कम से कम चुनाव तो हो रहे थे, प्रजातांत्रिक व्यवस्था वहां थी थोड़ी सी। लेकिन जो उत्तर वैदिक हुआ, यहाँ क्या हुआ, यहाँ कुछ रूढ़वादिता ने जन्म ले लिया था। जैसे कह सकते हैं कि स्त्रियों की स्थिति इस काल में जो है घटी थी, महत्व उनका घटा था, वो कमजोर हो रही थी। और उसी तरीके से बात कर लेते हैं कि यहाँ जो है वंशानुगत यानी कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था समाप्त हो रही थी, और यहाँ लगभग चीजें राजा का बेटा राजा बनने वाली संकल्पना बढ़ रही थी। धार्मिक कर्मकांड संस्कार राजा की प्रतिष्ठा को और भी मजबूती प्रदान करते थे। मतलब उन्हें लगता था कि अगर धार्मिक कर्मकांड जो भी राजा कर रहा है उसकी प्रतिष्ठा, मान, सम्मान समाज में बढ़ रहा है। और उस समय कौन कौन से यज्ञ हो रहे थे? पहले राष्ट्रीय यज्ञ हुआ, राष्ट्रीय राजसूय, ये राज्यभिषेक, और जो राजा को सर्वोच्च शक्ति प्रदान करता था, इसका ये मतलब हुआ। वाजपेयी, वास्तविक अर्थ शक्ति का पेय, इसमें रथों की दौड़ होती थी, जहां शाही रथ को सभी स्वजनों के विरुद्ध विजयी बनाया जाता था। अश्वमेध अश्वमेध तो ये यज्ञ जो है भगवान श्री राम ने भी किया था, कि उस क्षेत्र पर निर्विवाद नियंत्रण, जहां पर से शाही घोड़ा निर्बाध दौड़ता हुआ जाता था। मतलब अगर कोई किसी क्षेत्र से जिस क्षेत्र से घोड़ा जाएगा उस क्षेत्र वो क्षेत्र जो भी राजा या जो भी सम्राट यज्ञ करा रहा होगा, जिस क्षेत्र से वो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा जाएगा, जिस भी क्षेत्र से जाता जाएगा, गुजरता जाएगा, वो क्षेत्र उसका हो जाएगा। अगर उसका कोई विरोध करता है तो जो भी पुरुष या जो भी राजा इसमें यज्ञ करवा रहा है उससे लड़ाई करनी होती थी। तो कोई सत्ता स्वीकार कर रहा था, कोई नहीं स्वीकार कर रहा था। उसी क्रम में लव और कुश ने जो है भगवान श्री राम का जो है घोड़ा रोक लिया था, और फिर
उनके बीच युद्ध हुआ था। फिर भगवान विश्वामित्र ने उन्हें, ऋषि वाल्मीकि ने, सॉरी, वाल्मीकि जी ने युद्ध रुकवाया था, जो रामायण के रचयिता हैं, संस्कृत की रामायण के रचयिता। उत्तर वैदिक काल में सभा और समितियों ने अपनी पकड़ बनाए रखी थी। मतलब जो पूर्व वैदिक काल में, पूर्व वैदिक काल यानी कि ऋग्वैदिक काल में हो रही थी सभा और समितियां, जिसमें जो है स्त्रियां भी भाग लेने के लिए भाग ले सकती थी, वो निरंतर में चलती रही। यानी कि ये इसका अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी कमी हो रही थी। आगे चलते हैं, उत्तर वैदिक काल की आर्थिक गतिविधियां देख लेते हैं। भूमि मतलब आर्थिक गतिविधियां कह सकते हैं। कृषि तो स्थायी हो ही चुकी थी। कृषि के अलावा जो है इस काल में और भी कार्य किए जा रहे थे, जैसे पशुपालन हो गया, या जो भी कला के क्षेत्र में, जैसे बर्तन बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, धातु के सामान बनाना, जैसे चांदी चांदी सोना चांदी इत्यादि चीजों के, तांबा कांसा लेड, इन सब चीजों के गहने, वस्त्र, जेवरात या अन्य चीजें, हथौड़ा, ऐसे चीजें बनाना भी अब प्रचलन में आ गया था। तो ये सब सारी चीजें हो रही थी। आर्थिक गतिविधियां देख लेते हैं फिर समाज की। तो इसकी जानकारी ज्यादातर शतपथ ब्राह्मण में दी गई है। यह शतपथ ब्राह्मण में बताया गया है कि उत्तर वैदिक काल में जो है जंगलों को साफ, मतलब जंगलों को साफ करने के लिए पेड़ों को जलाया जाता था, ताकि वहां पर खेती हो सके। यानी कि खेत, ये ग्रामीण बस्ती ही थी ज्यादातर, और खेती प्रमुख साधन था ही, और उसके अलावा पशुपालन भी हो रहा था। तो ये भूमि पर उत्तर वैदिक काल में भी सामूहिक अधिकार हक था। मतलब कहते हैं छोटे छोटे खेतों में खेती नहीं हो रही थी, सामूहिक अधिकार था। मतलब बड़े बड़े, जैसे एक परिवार हुआ, उस परिवार के सभी सदस्यों का हक था, जिस पर विश्व या वंश के बहुत से भागीदारी अधिकार रखते थे, भागीदारी अधिकार रखते थे। लेकिन इसको संपत्ति के रूप में जाना जाता था, और परिवार का मुखिया, जिसका भूमि पर स्वामित्व था, गृहपति कहलाता था। मतलब जो घर का मुखिया, जो स्वामी होता था, उसे गृहपति या गृहपति भी कहते थे। आगे देख लेते हैं, चावल की कृषि प्रमुख थी, और गेहूं की प्रति चावल को उस समय ब्रही, ये सवाल पूछा जाता है क्या कि जो है चावल को उत्तर वैदिक काल में क्या कहा जाता था, तो ब्रही, और ब्रीह भी कहते हैं, और कहीं कहीं ब्रही भी लिखा जाता था, ब्रीह ऐसे लिखा जाता था, ब्रीह भी चावल को कहते थे। हालांकि ज्यादा यही सही है, और ब्रही ये ज्यादा कहीं लिखा नहीं है। मैंने प्रीवियस क्वेश्चन देखे, लेकिन ये कई सारी जगह ऐसे ब्रही भी लिखा हुआ है, तो मैंने इसको कोट किया है। लोगों का मुख्य आहार बन गए थे, और दालों को भी, मतलब जो चीज उगाया जाता था वही चीज, दालों को उगाया जाता था, वो चीज कंज्यूम भी की जा रही थी, मतलब खाया भी वही चीज जा रहा था लगभग। खाद्य उत्पादन की शुरुआत, लेकिन ये लोग मांसाहारी भी धीरे धीरे भी हो गए थे। क्योंकि बलि की प्रथा चल रही थी, और बड़े बलि जो है हमेशा बड़े बड़े जानवरों को दी जा रही थी उस समय, और ये सब चीजें ज्यादातर हो रही थी। तो आप देखेंगे यहाँ पर ब्राह्मणों ने अपनी महत्वता स्थापित करने के लिए ये सारी चीजों को बढ़ावा दिया, यज्ञ करवा रहे थे बड़े बड़े, ये सारी चीजें। खाद्य उत्पादन की शुरुआत के साथ ही धार्मिक अनुष्ठान में कृषि उत्पादों को भेंट चलन भी शुरू शुरू किया गया, मतलब भेंट देना भी शुरू किया गया। दान एवं दक्षिणा की वस्तुओं में पका हुआ चावल सम्मिलित हो गया था। इसके अलावा तिल, जिससे पहली बार व्यापक रूप से वनस्पति तेल निकाला गया था, उसका भी अनुष्ठान में तेजी से विस्तार होने लगा था। समाज ग्रामीण था, मतलब ग्रामीण समाज तो पहले ही बता चुके हैं कि जो है उत्तर वैदिक काल के जो भी लोग थे वो ग्रामीण थे ज्यादातर। कृष्ण आयस या श्याम आयस, इसे जिसे लोहा कहा जाता था, लोहे के प्रयोग का प्रचलन, यानी कि बहुत सारा लोहा यहाँ उपयोग हो रहा था। शीशा बनाने का ज्ञान भी था। वस्तु विनिमय या प्रणाली ही थी उस समय भी, लेकिन निष्क जैसी मुद्रा जो ऋग्वैदिक काल में भी प्रयोग की जाती थी, यहाँ भी निरंतरता में बनी रही। कर संग्रह और भेंट को अनिवार्य बना दिया गया था। यह काम संग्रहहर्ता भी इसे कहते हैं, लेकिन कहीं कहीं संग्रहहर्ता, जैसे ऐसे लिखा जाता है, संग्रहहर्ता, ऐसा ऐसे लिखा हुआ जाता मिलता है कि संग्रहकर्ता कौन है, तो ये कर संग्रह करने वाले या भेंट स्वीकार करने वाले लोग थे, या कलेक्ट करने वाले लोग थे, वो चीजें कह सकते हैं। बाकी इसे संग्रहित्री भी कहते थे। बैलगाड़ी संभवतः सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला आवागमन का साधन थी, और उत्तर वैदिक काल के लोग
4 प्रकार के मिट्टी के बर्तनों से परिचित थे। चित्रित सिलेटी बर्तन, काले और लाल बर्तन, काले धारीदार बर्तन और लाल बर्तन। तांबा, सोना, चांदी, टिन, कांसे से भी परिचित थे ये लोग, मतलब इसका भी उपयोग कर रहे थे उस समय। आगे आइए देख लेते हैं। उत्तर वैदिक काल समाज देख लेते हैं। समाज क्या, छोटी बात है जो कंटिन्यूटी में बढ़ती आ रही थी। पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी। सतीवाल बावल विवाह के उदाहरण। संयुक्त परिवार मतलब कई की पीढ़ियां एक साथ रहते थे, जैसे दादा रह रहे हैं, पापा रह रहे हैं और बच्चे भी रह रहे हैं, उनके आगे आने वाले बच्चे भी रह रहे हैं, ऐसे संयुक्त परिवार रह रहा था। जो भी रह रहे थे मतलब कई दो तीन तीन पीढ़ियां एक साथ में निवास कर रही थी एक ही घर में, ऐसी व्यवस्था थी। स्त्रियों का अस्तित्व धीरे धीरे, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ स्त्रियों का जो है स्थिति कमजोर, काफी कमजोर हो गई थी स्त्रियों की स्थिति। 4 वर्णों, ब्राह्मण, राजन, क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वही वाली बात है, वो सारी चीजें कंटिन्यूटी में बढ़े हैं। 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये सब कंटिन्यूटी में बना रहा है। द्विज का अधिकार किन्हें था? द्विज का अधिकार मतलब जो 2 बार जन्म ले सकता है उसका अधिकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को था। शूद्रों को इसका अधिकार नहीं था। मतलब शोषण उसी प्रकार से चलता आ रहा था जैसे ऋग्वैदिक काल में चला, वही कंटिन्यूटी में आपका उत्तर वैदिक काल में, फिर वो कंटिन्यूटी में आज तक चलता आ रहा है। लोगों को लग रहा है कि द्विज कौन है, धीरे धीरे संकल्पना बदली। मान लीजिए कि आजादी के बाद से जब से संविधान लागू हुआ तब से संकल्पना में काफी चेंज आया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग अपने आप को ऊंच नीच और जात के दायरे में घेरे हुए हैं। उत्तर वैदिक काल में गोत्र का उदय हुआ। गोत्र का उदय का मतलब है एक ही वंश के लोग। गोत्र का बेसिक मतलब होता था एक ही वंश के लोग या विष के लोग, यही बात थी। और ये जो 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और सबसे निचले वो परी या हरिजन, जिन्हें भगवान का पुत्र भी कहा जा सकता था, ये सारी चीजें चल रही थी। और आगे देख लेते हैं। स्त्रियों की स्थिति इस समय काफी खराब हुई थी। अब गोत्र का साधारणत मतलब जिसका वास्तविक अर्थ वंश से संबंधित मवेशियों को रखने वाला स्थान था। लेकिन अब देखिए गोत्र धीरे धीरे तो गोत्र की संकल्पना कैसे बढ़ी कि एक ही गोत्र में विवाह नहीं कर सकते हैं क्योंकि उससे जेनेटिक जो है डिसीज हो जाती है, इसलिए गोत्र की संकल्पना। और गोत्र की संकल्पना बात यह है कि दूर दूर तक अगर एक ही गोत्र का व्यक्ति है तो इसका मतलब यह लगाया जा रहा था कि जो है एक ही गोत्र के लोग ज्यादातर भाई बहन हैं या रक्त संबंधित हैं, इसलिए एक ही रक्त संबंध में विवाह करना ठीक नहीं है और इससे जो है डिसीज या बीमारियां फैलने का खतरा रहता है। तो आगे चलते हैं, धर्म देख लेते हैं। यहाँ जो ऋग्वैदिक काल में चल रही सबसे बड़े सबसे महान देवता माने जाते थे इंद्र, अग्नि, सोम, वरुण और बहुत सारे और देवता माने जाते थे, लेकिन उनकी संकल्पना या उनका महत्व काफी कमजोर हो गया था और अब नए ब्रह्मा, विष्णु, महेश या रुद्र या शिव, उनका महत्व बढ़ गया था। और ये लोग आधार, ये ब्रह्मा थे, ये प्रजापति, ये जन्मदाता थे, ये विष्णु, ये पालक थे और शिव ये रक्षक थे, या कह सकते हैं संघर्ष करता थे। मूर्ति पूजा का प्रचलन इसी काल में बढ़ा, यानी कि उत्तर वैदिक काल में मूर्ति पूजा का प्रचलन बढ़ा। हालांकि प्रकृति पूजा जारी रही और प्रकृति पूजा में थोड़ी बहुत कमी आई, लेकिन मूर्ति पूजा का प्रचलन बढ़ा और प्रकृति पूजा को इन लोगों ने छोड़ा नहीं, उस समय से चली आ रही थी। उपासना विधि बलि पर केंद्रित हो गई थी। इस समय यज्ञों की संख्या और आवृत्ति में काफी बढ़ोतरी, मतलब यज्ञ बढ़ रहे थे, बड़े पैमाने पर कह सकते हैं कि रिचुअल्स जो हो रहे थे वो बड़े पैमाने पर बढ़ते ही जा रहे थे। रिचुअल्स में कमी आने के बजाय उन्हें बढ़ाया जा रहा था, जिनमें बड़े स्तर पर पशुओं को
मारा जाता था या बलि इनके दी जाता। संभवतः ब्राह्मण वर्ग, जैसे मैंने बताया कि ब्राह्मण वर्ग की महत्वता और श्रेष्ठता को बनाए रखने का प्रयास का नतीजा था ये सब। तो इस तरीके से हमारा ऋग्वैदिक काल बहुत ही कम समय में उन्हें खत्म किया, क्योंकि यहाँ से बहुत सारा सवाल नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी सवाल तो आते ही हैं। तो अगर कंटिन्यूटी में हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इसको बताना जरूरी था। आगे से हम अब 600 बीसी या महाजनपद काल, और उसमें देखेंगे बुद्ध जी की या बौद्ध धर्म देखेंगे, जैन धर्म देखेंगे। ये सारी चीजें देखते हुए आगे बढ़ेंगे। जहां से सवाल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो इसको अब आगे हम देखेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। कर लो यार, क्या जाता है, पैसा थोड़ा ना लग रहा है इसमें। लाइक कर दीजिए। अगर आप अपने स्टोरी लगा लेते हैं व्हाट्सएप पे तो 2-4 सब्सक्राइबर बढ़ ही जाएंगे। तो सब्सक्राइबर बढ़वाइए, क्योंकि सब्सक्राइबर बढ़ ही नहीं रहे हैं। दूसरा वाला चैनल जब से डाउन हुआ है तब से इस पे लोग बढ़ ही नहीं रहे हैं।